নমস্কার 24 আওয়ার্স টিভিতে আমি সুস্মিতা হালদার। আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট জামিয়াত ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কলকাতা হাব ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি मोहम्मद अरशद नदवी। আসুন তাহলে স্বাগত জানাই मोहम्मद अरशद नदवी के। अरशद भाई 24 आवर्स टीवी के हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और आज फिर हमें मौका मिला आपके साथ रूबरू होने का। पिछली बार मुझे याद है कि आप दिसंबर 2 तारीख को राउरकेला गए थे एक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम को लेकर, जहां पर आपका एक मैसेज था लोगों के बीच पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड करना। आज आप फिर से ऑल इंडिया मिलत फाउंडेशन की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज खान फ्रेंड्स के एक प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं, तो इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं न्यूज़ 24 आवर के तमाम अपने भाइयों का और ख़ास सुस्मिता हलदार जी, जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बैठने का मौका दिया। और ये ऑल इंडिया मिल्लत फाउंडेशन उड़ीसा रावलकिला जो इसका इलाका है, यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के नाम पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिस प्रोग्राम के अंदर हिंदुस्तान के तमाम तर लोग, हिंदुस्तान के तमाम मज़हब के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस यानी बैनर तले आकर हिंदुस्तान के अंदर की मॉब लिंचिंग हो, हिंदुस्तान के अंदर में जो हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिकों को मारा जा रहा हो, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा हो, उस वक्त में उड़ीसा के रावलकिला के तमाम धर्म के मानने वाले गुरुओं को और हिंदुस्तान के रावलकिला में जो हमारे नौजवान भाई, हिंदू समाज के भाई हों, दलित समाज के भाई हों, मुस्लिम समाज के भाई हों, जिन्होंने ऐसे दौर में भी रावलकिला की धरती के ऊपर से हिंदुस्तान के अंदर एक पैगाम देने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे तूफ़ान भी आ जाए, अगर आंधी भी आ जाए, हिंदुस्तान के रावलकिला का मिल्लत फाउंडेशन अपने सर पे कफन बांध करके जालिमों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी रहती है। बस इसी फिक्र को लेकर एक प्रोग्राम किया जा रहा है 14 मार्च को, और मैं उस प्रोग्राम में शामिल हूँ। और ख़ास करके हमारे इस प्रोग्राम में जो और भी लोग आ रहे हैं, जैसे हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर दत्ता स्वामी विश्वा आनंद जी जो गुजरात से आ रहे हैं। अब बताइए, स्वामी जी आ रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में, तो हिंदुस्तान के जो जालिम लोग हैं वो यही सोचेंगे ना कि स्वामी जी पागल हो गए क्या, ख्वाजा गरीब नवाज मुस्लिम प्लेटफॉर्म पे इनका क्या काम है। उसके बाद हमारे इस स्टेज के ऊपर हमारे साथ जो जुड़ेंगे मुस्तकीम मक्की साहब, जो एडिटर इन चीफ हैं, वो बॉम्बे के हैं, वो एडिटर ऑफ चीफ, उनका नाम मक्की साहब हैं, वो भी आ रहे हैं। हुदा एक न्यूज़पेपर है, उनके वो बड़े लोग हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में उसी रावलकिला उड़ीसा के हसीबुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी आ रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में जो कविता हिंदुस्तान के ऊपर और हालात के ऊपर जो सुनाते हैं हफीज़ुर रहमान साहब, वो भी आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि उड़ीसा और रावलकिला के जनता को मैं सलाम करता हूँ कि आपने इस दौर में भी कौमी यकजहती का परचम बुलंद करने की एक अहम कोशिश की है। अरशद भाई, अभी आपने एक जगह कहा डॉक्टर दत्ता स्वामी विश्वा आनंद आ रहे हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि क्या ये स्वामी पागल हो गए। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी पुलवामा अटैक, सबको पता है पुलवामा जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, वहाँ पर इतने सारे हमारे सैनिक मारे गए हैं। तो जहाँ पर एक तरफ दहशत फैला हुआ है, जहाँ पर अभी भी एक टेररिस्ट अटैक को हिंदू मुसलमान धर्म के नाम से जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर सैनिक हर दिन क्रॉस बॉर्डर अटैक में मारे जा रहे हैं, वहाँ पर हिंदू मुसलमान का नाम दिया जा रहा है। ठीक उसी जगह पे आपको लगता है कि ऐसे एक मंच से
आप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का जो मैसेज पूरे विश्व में आप फैलाना चाहते हैं, क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? और जहाँ पर डॉक्टर दत्ता स्वामी विश्वानंद जैसे महापुरुष भी आ रहे हैं, उनके साथ आप भी वो मंच शेयर करें, तो क्या वाकई में ये पॉसिबल है? इतना जो खौफ फैला हुआ है चारों तरफ, उसी के बीच आप जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई में मुमकिन है? मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि ऐसे माहौल, जिस वक्त में हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त में आप मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? मैडम, मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि स्वामी जी हों या मक्की साहब हों या हमारे साथ हसीबुर रहमान साहब हों, हफीज़ साहब हों, और रावल किला की जनता हो, उड़ीसा की जनता हो, ये तमाम लोग इस बात की बैकआउट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मैं हूँ अगर तो मैं मोहब्बत ही बांटूंगा, उसके अलावा मैं नफ़रत, न मेरे खून के अंदर न नफ़रत है, न मेरे सोच में नफ़रत है, जिनके अंदर है वो चाहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा पुलवामा में जो हमला हुए, मैं तो इस बात से न्यूज़ 24 आवर का मैं शुक्रिया अदा करते कि आपने मुझे मौका दे दिया बैठने का, लेकिन आज मुझे बोलने भी दीजिए, इसलिए कि जिस वक्त पुलवामा में जो हमला हुआ है, ये मुल्क हिंदुस्तान का एक बदनुमा दाग है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये एक बदनुमा दाग हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान की सैनिकों ने, जो सैनिक के घरों को देखिए, झोपड़ी बनी हुई है, उनकी माएँ जो है लकड़ी में खाना बना रही हैं, उनके बाप रिक्शे वाले हैं, गरीब घर के बच्चे जो सरहद की हिफाजत करते हैं, और जब वो सरहद की हिफाजत करते हैं तो हिंदुस्तान में हम चैन और आराम से सोते हैं, उनको हमारे हिंदुस्तान के अंदर उनकी हस्ती को ख़त्म कर दिया गया। पुलवामा हमला जो था, ये हमारा हिंदुस्तान का एक शिकस्त, ये एक जवाब है कि हिंदुस्तान का ये मजाक उड़ाया गया है। इतने लोग मारे गए, किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि वो सही तादाद बताएं कि कितने लोग मारे गए हैं, कोई नहीं बताएं, न प्रिंट मीडिया बताएं, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताएं, कोई नहीं बताएं। मुल्क का अध्यक्ष जो है, हमारे मुल्क का अध्यक्ष जिसको अमित शाह कहते हैं, वो बीजेपी का जो सदर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं अमित शाह, वो गिनवाते हैं कि 300 लोग मारे गए, जब मीडिया को खबर नहीं है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को खबर नहीं है, आईबी वालों को खबर नहीं है, पुलिस की तफ्तीश नहीं है, पुलिस को मालूम नहीं है। अब बताइए कि वहां पे अमित शाह जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि 300 लोग मारे गए। आपको कैसे खबर हो गया कि 300 लोग मारे गए हैं? मैं कह रहा हूं कि 2019 का इलेक्शन आने वाला है, उस 2019 के इलेक्शन का ये सजाया हुआ एक खेल है, और उन जो सैनिक मारे गए हैं, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो, मैं आज न्यूज़ 24 के इस चैनल से खुलकर मैं कह रहा हूं कि वो हिंदुस्तान के मेरे अजमत सिपाही जो मारे गए हैं, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, मैं उनके घर वालों को सैल्यूट करता हूं कि आपके बच्चे का अगर सुर्खियों में नाम लिखा जाएगा हिंदुस्तान में, तो उस वक्त आपके बच्चा जो शहीद हुआ है बॉर्डरों पर, जो शहीद हुआ है हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, उनका भी नाम लिखा जाएगा। लेकिन हां, मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर इन सैनिकों का खून का बदला मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं लिए, अगर इनके खून का बदला नहीं दिया गया, तो यकीनन इनका खून का बदला लेने के लिए फिर सुल्तान सलाउद्दीन बनकर कोई हिंदुस्तान में आएगा और टीपू सुल्तान बनकर आएगा, और इनका खून का जवाब इस सरकार से जरूर मांगेगा। 2019 का इलेक्शन का खौफ बनाया जा रहा है कि कोई पोलिंग बूथ तक ना पहुंचे, ईवीएम मशीन में जो घोटाला होता हुआ आ रहा है वो होता रहेगा। इस तरह से मैं यहाँ पर ये टोकना चाहूंगी आपको, अभी आपने जो कहा कि एक जवाब चाहिए मोदी साहब से, जवाब चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पर जाकर अटक जाता है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा इलेक्शंस में, क्या इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है लोगों पर? क्या यहाँ मज़हब के नाम से कोई खिलवाड़ होने वाला है? ये क्रॉस बॉर्डर अटैक जो हर दिन हमारे देश में अभी चल रहा है, कभी हिंदुस्तानी की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से, है तो ये सैनिकों का जंग, है तो ये उन रक्षकों का जंग, लेकिन क्या इसकी वजह से धर्म के नाम पर क्या लोगों में खौफ
बन गया है, और इस खौफ को मिटाने के लिए क्या ऐसा मंच वाकई में ज़रूरी है? मैडम, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस वक्त इस हालात पेश किए जा रहे हैं हमारे सामने हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की जो जाती जो लड़ाई है, जात की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क का केंद्रीय मंत्री जो भी है या फिर जिनकी सरकार है, जो सत्ते में दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये तो हमारे जहन से इलेक्शन पीरियड में आप टीएमसी और कांग्रेस और बीजेडी और तमाम लोग सेकुलर जमात के नामो निशान को खत्म कर दिए। अब तो लोगों के अंदर पार्टियों का डर नहीं रहा, अब तो लोगों के अंदर यह माहौल बना दिया गया है। अब इलेक्शन इस नाम पर होगा, अब कोई कांग्रेस के नाम पे नहीं होने वाला है। ये 2019 का इलेक्शन कोई बीजेपी के नाम पे नहीं होने वाला। अब 2019 का लोकसभा का इलेक्शन जो होगा वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के नाम पे होने वाला है। इसलिए यही माहौल बना दिया गया पूरे हिंदुस्तान का। अब लोगों से पूछिए आप कौन जीतेगा, नहीं मालूम मुझे। इसलिए सारे के जहन से यह बात खत्म हो गया कि कौन जीतेगा और किन के जहन में क्या बात है। अब उनके जहन में यही बात है कि इंडिया और पाकिस्तान का यह जंग हो गया। अब इंडिया और पाकिस्तान पे के नाम पर इलेक्शन 2019 लोकसभा का इलेक्शन होगा, और कुछ नहीं हो सकता। यह दहशत बना दिया गया मुल्क के अंदर। बिल्कुल। आप जो ये प्रोग्राम करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज खान फ्रेंड्स की इस प्रोग्राम में, इससे ताल्लुकात में मैं पूछना चाहता हूँ कि उड़ीसा राउरकेला में आप सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहेंगे किसी अच्छे काम के लिए, या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ना पसंद करेंगे? मैडम, मैं आपसे ये बात बता देना चाहता हूं, और मैं तमाम मीडिया के अपने भाइयों के अंदर, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, यूपी हो, या किसी भी जगह में हिंदुस्तान के खित्ते में अगर मैं जाता हूं प्रोग्राम में, तो मुझसे ये सवाल किए जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं जिनके नाम पर यह प्रोग्राम हो रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो अजमेर शरीफ में हैं, उनके नाम पर यह बैनर लगाया जा रहा है। उनके नाम पे क्यों? कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, जिनको हम शॉर्ट में केजीएन कहते हैं, उनका मिशन हिंदुस्तान में क्या था, वो क्या चाहते थे? उन्होंने तो हमें दर्स दिया, उन्होंने तो मुझे तालीम दी, उन्होंने तो मुझे शिक्षा दिया कि आपको अपने हिंदुस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। उन्हीं के नाम का ये बैनर है, और उन्हीं के नाम पे स्वामी जी भी मोहब्बत से चलकर आ रहे हैं। उन्हीं के नाम पर मुस्तकीम मक्की साहब मोहब्बत से चलकर बॉम्बे से आ रहे हैं। उन्हीं के नाम पे हसीबुर रहमान साहब आ रहे हैं, उन्हीं के नाम पे हफीज साहब आ रहे हैं, और उन्हीं के नाम पर पूरे उड़ीसा के ठाठे मारता हुआ सरों का समंदर जो 14 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो वहां जमा होगी, वो इसी बात से जमा होगी कि जिनके नाम पर यह प्रोग्राम है वो तो अमन और की तालीम देकर गए हैं, और उन्हीं की अमन की तालीम के बुनियाद पे आज हमें हिंदुस्तान की दहकती हुई जो सियासत है इस पे पानी डालने का काम करेगी। रावलकिला उड़ीसा के ऑल इंडिया मिल्लत फाउंडेशन के तमाम नौजवान जिम्मेदार और मेंबरान मिलकर, और रावलकिला की जनता इसके साथ मिलकर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। अर्शद भाई, मेरा एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आया, अक्सर ये होता है कि मुल्क के नाम पर बहुत सारी अफवाहें फैली जाती है, लेकिन यहाँ मैं पूछूंगी, आप बंगाल में भी जब रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप मिलकर बहुत अच्छे अच्छे नेक काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, और जितने सारे एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर बहुत से फंडिंग भी आती है गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए, गरीब बच्चों में बांटने के लिए, या उनकी देख रेख के लिए। तो वहाँ पर क्या आप सिलेक्टिव हो जाते हैं धर्म के नाम पर या मुल्क के नाम पर? क्या वहाँ पर आप सिर्फ एक ही कौम को लेकर चलते हैं, या फिर हिंदू और मुसलमान भाई भाई जैसे कहते हैं, सारे कौम के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं? मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये सवाल तो मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े चैनलें हैं वो भी ये सवाल करे, ताकि उसको समझ में आएगा कि मुसलमानों के आंख में सिर्फ पाकिस्तान तलाश करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये भारत जो है सोने की चिड़िया है, इसको हम अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और इसकी परचम को हम अपने सीने के ऊपर भी इसको लहरा सकते हैं। हमारी शौक ये होती है। आपने सवाल किया कि आपके पास फंडिंग है, तो क्या आप जो है मुसलमानों के तंजीम को या मुसलमानों के अदारा को या मुसलमानों के फाउंडेशन को या कमेटी को आप मदद करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं।
सर ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदोसिता हमारा, ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है। वाकई में जो आपने अभी कहा ये सही है, बिल्कुल। हिंदुस्तान हमारा का वाकई में क्या हमारा हिंदुस्तान आज हमारा ही है। देखिए जहाँ पर पुलवामा अटैक हो या कोई भी क्रॉस बॉर्डर अटैक हो या कहीं भी कोई लड़ाई कोई जंग होती है तो वहां पर पहला जो होता है वो धर्म के नाम पे एक लड़ाई होती है। आज मेरे ख्याल से माइनॉरिटी को लेकर अगर आप देखेंगे ना, एक वोटिंग भी आज सिर्फ माइनॉरिटी को लेकर चल रहा है। एक बात और भी मैं कहना चाहती हूँ, बंगाल हो या पूरे देश में जहाँ पर बात वोटिंग की आती है, इलेक्शन की बात आती है, क्यों वाकई में एक मुल्क को पकड़ा जाता है, क्यों माइनॉरिटी को सारी बेनिफिट्स देने का प्रयास किया जाता है, क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ हिंदू भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, फारसी हैं, हर तरह के हर धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी, क्योंकि आज भी हम एक मीडिया में, हमारे एक मीडिया पर्सन्स हैं तो उनसे हम देख रहे थे, 24 घंटा में दिखा रहा था फिरहाद हाकिम जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये जो इलेक्शन कमीशन की डेट्स फाइनलाइज हुए इलेक्शन के, उनसे माइनॉरिटी को इफेक्ट हो सकता है। ऐसा क्यों? सभी एक है, अगर वोट करना है तो सभी को वोट करना है। अब ये तो कोई राज्य डिसाइड नहीं करता है कि डेट क्या है, और जब इलेक्शन कमीशन बोर्ड अगर कुछ डिसाइड कर रहा है तो वाकई में वो कुछ तो सोच कर डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर धर्म क्यों आ जाता है कि रमज़ान के टाइम में ये वोट का टाइम हो गया, वोट देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुस्लिम भाइयों के लिए, माइनॉरिटी के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आपको लगता नहीं है, आप खुद भी किस कौम से, आप मुस्लिम कौम से, तो आपको लगता नहीं कि माइनॉरिटी बोलकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डाउन ट्रॉडन किया जा रहा है, आप लोगों को एक डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है? मैडम आपने दो सवाल किए, और एक तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड और बाकी एक हम फाउंडेशन के। आपने सवाल किया कि आपके पास बहुत सारे फंड आते हैं, आप यहाँ बहुत सारे फाउंडेशन से और बहुत सारे अदारे से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप सिर्फ मुसलमानों को कोऑपरेट करेंगे या उनके फाउंडेशन को या हिंदू भाइयों के भी? मैं आपको कह दिया कि मैंने अल्लामा की शेर पढ़ के आपको सुना दी, और हमारे पास जो भी आएगा, मैं कह रहा हूं आज आपके न्यूज़ 24 आवर के इस चैनल से कि अगर हमारे अंदर, अगर मेरा अल्लाह मुझे ताकत दे दे तो मैं ना हिंदू प्लेटफॉर्म देखूंगा ना मुसलमान प्लेटफॉर्म देखूंगा। अगर मेरा शौक है कि कौम, ये क्या नाम है, हिंदुस्तान के तमाम लोग बसने वाले, हिंदू मुस्लिम दलित सारे लोग आगे बढ़ें, तो मैं किसी को जात देखकर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। मैं तमाम के साथ, सिर्फ मिल्लत फाउंडेशन के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, मैं रावलकिला उड़ीसा के तमाम कमेटी, छोटे बड़े तमाम कमेटी के साथ मैं अपने लहू को भी बेचना पड़ जाए, अगर गिरवी रखना पड़ जाए, और अगर वो हिंदुस्तान की हिफाजत की बात करने को आगे बढ़ेंगे तो मैं उनके साथ हूं। एक बात। दूसरी बात है, हमारे साथ कोई ये नहीं कि हम हिंदू को भाइयों को मदद नहीं करेंगे, सिर्फ मुसलमान भाइयों को मदद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस दिन हमारी ये सोच आ गई उस दिन जो है हम अपने घर पे बैठ जाएंगे, हम कौम के ठेकेदार बनकर नहीं फिरेंगे मार्केट में, हम बैठ जाएंगे। हम क्या, हमारा ये मुल्क जो है ना, अगर मुसलमान इस मुल्क की आबरू है तो इस मुल्क की इज्जत हिंदू भाई हैं, और इस मुल्क को आजाद कराने में एक तरफ अगर मुस्लिम भाई थे तो दूसरे तरफ हिंदू भाई भी थे। अगर इस मुल्क में हिंदू भाई सीने चौड़ा करके अगर ये कहते होंगे मीडिया के सामने आकर या रिपोर्टर के सामने आकर कि इस मुल्क को भगत सिंह ने आजाद कराया है, मैं कह रहा हूं कि कौन इनकार करता है कि इस मुल्क को भगत सिंह अपने लहू नहीं दिए हैं, इस मुल्क में अपने खून नहीं बहाए हैं। लेकिन याद रखो कि जिस तरह से हिंदू भाई तुम सीने तान कर कहते हो कि भगत सिंह ने इस मुल्क के लिए, आजादी के लिए उन्होंने लड़ी है अंग्रेजों से, तो मैं भी कहता हूं कि इस मुल्क की आजादी के लिए टीपू सुल्तान शहीद ने भी लड़ा है, उन्होंने भी अपने खून की कुर्बानी दी, दोनों के को मिलाकर तो हिंदुस्तान बना। बिल्कुल। फिर क्यों ऐसा झगड़ा है, क्यों इसराइल? आने वाले चुनाव के पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, जहां पर आपने कहा था कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक था ये सिर्फ एक साजिश थी 2019 यकीनन ये साजिश इलेक्शंस के लिए। तो इसी के ताल्लुकात में मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि पायलट अभिनंदन को, मतलब ये कोई रची रचाई कहानी है
कि पहले तो अभिनंदन को वो वहाँ पर कैद कर लेते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर ऐलान करते हैं कि एक धमकी भी देते हैं पाकिस्तान को, उनसे अप्रोच करते हैं कि वो हमारे पायलट को छोड़ दें। और उसी के रिस्पॉन्स में अगले दिन इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो कहते हैं कि पायलट अभिनंदन को सुरक्षित तौर पे छोड़ दिया जाता है। तो ये सब कुछ क्या एक कहानी है या फिर 2019 लोकसभा इलेक्शंस के लिए कोई मतलब सोची समझी साजिश है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या फिर वही बात हो गई कौम की बात, हिंदू मुसलमान? मैं कहता हूं मैडम कि अभिनंदन साहब को मैं सैल्यूट करता हूं कि हर घर से एक बच्चा अभिनंदन बनकर उभरे हिंदुस्तान के लिए। क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान के सरहद पे गए और किस तरह से उनको छोड़ा गया, क्या है, ये बहुत लंबी बहस है, बहुत लंबी बहस। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपके हिंदुस्तान के सैनिकों के जो जिम्मेदार हैं, अभिनंदन वहां जाते हैं, फिर उनको रोक लिया जाता है, फिर इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि मैं आपके अभिनंदन को छोड़ दिया हूं, बाइज्जत छोड़ दिया हूं। मैं ये कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री से मुझे शिकायत है कि अरे इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, मजाक ही उड़ाना था हिंदुस्तान का तो जरा तालियां पिटवा कर आप मजाक उड़ा देते हैं। आप मजाक कभी उड़ाने के लिए 15 अगस्त को आप लाल किला पे चले जाते, लाल किला का मजाक उड़ा देते हैं। आपको कभी दिल चाहता आप ताजमहल का मजाक उड़ा देते हैं। आपने मजाक हिंदुस्तान के उड़ा रहे हैं। मैं कहता हूं अभिनंदन जैसा हर घर की मां अपने बच्चे को पैदा करे और अभिनंदन जैसा जिगर बनाए, जिसने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दूसरे मुल्क में चाहे चैलेंज किया, क्या किया नहीं किया, होकर बाइज्जत वो चले आए। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, जिनको हमने अपने वोटों से, अपने लहू से, कीमत वाली वोट से उनको मैंने बैठाया, मगर मुझे इतना नहीं मालूम था कि मुल्क का इस तरह से एहतसाल होगा और ऐसे मुल्क के सैनिक। आप देखती होंगी मैडम, आपने कितनी वीडियो फेसबुक पे, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के सैनिक जो है वो सूखी रोटी दिखा रहे हैं, दाल दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरहद की जो लोग हिफाजत करें उनकी घर की सुरक्षित किनके जिम्मा है? सरकार के जिम्मा है। भारत की हिफाजत कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से, आप कह रहे हैं कि हम उनके भाषा में जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं न्यूज 24 के हवाले से कि आप मुझे बताएं कि मैं उनके भाषा में दूंगा जवाब। इमरान खान ने आपसे कहा कि सलाम वालेकुम, तो आपने भी उनके भाषा में जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। इससे ज्यादा आपकी हस्ती नहीं है। इसलिए कि मुल्क के अंदर आप कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उसकी जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बताएं आप कि इससे पहले नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के सत्ते में थे, उनके पास इस मुल्क का वजीर आजम कोई सैनिक गया था क्या? वहां पे कोई यहां के दानिश्वर लोग गए थे क्या पाकिस्तान? हम और आप गए थे मैडम? नहीं गए थे। मुल्क का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दस्तरखान में सुबह में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करने को पहुंचे, और आप कौन सा साठ गार्ड बना रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुल्क हिंदुस्तान को आप पीछे छोड़ रहे हैं जनाब। मैं यकीन के साथ आपको कहता हूं कि अगर इस हुकूमत से पूरे हिंदुस्तान के दलित, मुस्लिम, हिंदू भाई सबको इस सरकार जाने के बाद खुशी होगी, इसलिए कि ऐसा लगेगा कि कोई मरीज से, मर्ज से, बीमारी से हमें छुटकारा मिल गया है हिंदुस्तान से अगर ये सरकार जाएगी। इसलिए इस सरकार के आने के बाद रेपिस्टों को हौसला मिला है, इस सरकार के आने के बाद गुंडागर्दी को हौसला मिला, इस सरकार के आने के बाद योगी आदित्यनाथ जैसे जालिम लोग, जिनका फर्स्ट लिस्ट में क्रिमिनल रिपोर्ट में पहला नाम आता है, अमित शाह जैसा जो सदर बने हैं बीजेपी के, उन लोगों के नाम आते हैं। मुल्क का एहतसाल हो रहा है। पहले मुल्क जो है पढ़े लिखे लोगों के हाथ में कुर्सियां हुआ करती थी, आज चाय वाले और पकौड़े वाले के हाथ में मुल्क की कुर्सी है। मुझे उम्मीद नहीं है कि अब इससे बेहतर हमारा हिंदुस्तान, मैं अपने हिंदुस्तान को उस मोड़ पे मैडम लाकर खड़ा करना चाहता हूं। यह हमारी कोशिश नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, दलित भाई सबों की कोशिश हो कि मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए जिसे सोने का चिड़िया कहा गया है। अब हमें वो हिंदुस्तान नहीं चाहिए कि जिस हिंदुस्तान में झमेला हो, बम बारूद चले और गोलियों
की बौछार हो और हमारी बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा हो, उसी मोटिव को, उसी फिक्र को लेकर वो ऑल इंडिया मिल्लत फाउंडेशन और उड़ीसा के जिंदा दिल लोग और उड़ीसा के मौलवी हजरात, उड़ीसा के शायर लोग, उड़ीसा के उस्ताद टीचर लोग और हमारे नौजवान भाई, खुद हमारा भाई भी वहां रहता है, और हमारे तमाम लोग मिलकर इस प्रोग्राम को यही कहना चाहते हैं मैडम कि पूरे मुल्क के अंदर यह मैसेज जाए कि जिस वक्त में मुल्क को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं साहब, उस वक्त में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक प्लेटफॉर्म पे आकर यही कहना चाहती है कि तुम अपनी मस्जिद में भी आजान दो, हम उसको सुनेंगे, और तुम अपनी मंदिर में भी घंटा बजाओ, हम भी उसको सुनेंगे, और जब तुम्हें जख्म हो तो मरहम लेकर हम पहुंचे, और जब तुम्हें जख्म हो मुसलमान तो हिंदू भाई मरहम लेकर पहुंचे। आज मुझे वही हिंदुस्तान की जरूरत है। बिल्कुल अर्शद भाई, और मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑल इंडिया मिल्लत फाउंडेशन की तरफ से जो ख्वाजा गरीब नवाज खान फ्रेंड्स का जो ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है, वो कब होने वाला है, और उस प्रोग्राम के जरिए मतलब आपका क्या मैसेज एग्जैक्टली? मैं इस प्रोग्राम के जरिए सिर्फ रावलकिला उड़ीसा के लोगों को नहीं, मैं पूरे भारत के लोगों को, और मैं अपने आदरणीय हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को, बंगाली भाइयों को, और पूरे मुल्क के जो नशे के सत्ते में चूर हैं, जो सरकार और जिनके कैबिनेट के लोग, जिनके मिनिस्टर जो नशे के हाल में चूर हैं, मैं उनको कहता हूं कि नशे से बाहर आओ। और उस दिन मेरा पैगाम यही होगा, स्वामी जी हमारे बगल में होंगे, हसीबुर रहमान साहब हमारे बगल में होंगे, और मुस्तकीम मक्की साहब हमारे बगल में होंगे। उस वक्त में हिंदुस्तान के जो ठेकेदार, जो मीडिया पर्सेंट है, मैं उनको कहूंगा कि आप मेरे आंखों में जो पाकिस्तान ढूंढ रहे थे, आज इस स्टेज से आप हमारी आंखों की पाकिस्तान को ढूंढो। कहां से पाकिस्तान दिखता है? मैं कहता हूं कि ना पाकिस्तान की मैंने गीत गाई और ना पाकिस्तान मुझे जाना पसंद है। इस हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं और मर के भी इसी हिंदुस्तान में 2 गज जमीन कब्र के लिए मैं लेकर रहूंगा। मैं इस हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान वो लोग जाएं जिनको पाकिस्तान की गीत गाने की आदत हो गई। मैं इसी हिंदुस्तान में, हम अंग्रेजों से जो लड़कर हिंदुस्तान को आजाद करवाए हैं, हमारे आलिमों ने, हमारे मस्जिद के जो शिक्षा देने वाले हैं दीन के, रावलकिला के मस्जिद के इमाम हैं, मदरसे के इमाम हैं, बंगाल के मस्जिद के इमाम, मदरसे के इमाम, बंगाल के, उड़ीसा के, हिंदुस्तान के तमाम जगह के लोग जो अच्छे दर्स देते हैं, तमाम मजहब के लोग में अच्छे लोग होते हैं जो अच्छी बात पहुंचाना चाहते हैं। इन लोग से पूछिए कि हिंदुस्तान में जब गर्दनें काटी गई थी तो मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली के लाल किले तक इन्हीं मौलवियों का सर को लगाया गया था। सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, इन लोगों ने अपने सर को कलम कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान से कह दिया कि अंग्रेज न तुम्हें मैं यहां पे टिकने दूंगा। इस मुल्क की आजादी मेरे लिए बहुत ज्यादा मकसूद है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमने पाकिस्तान के लिए इस मुल्क को आजाद कराई नहीं है। मुझे पाकिस्तान जाना होता तो मैं इस मुल्क को आजाद नहीं करवाते। यह मुल्क हमारे जान से भी प्यारा है। अगर इस मुल्क के लिए 100 बार हमें शहादत का जाम पीना पड़े, हम 100 बार शहादत का जाम पिएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का तिरंगा परचम को ना कभी हम झुकने दिए हैं और ना कभी हम झुकने देंगे। अर्शद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 24 आवर्स टीवी के स्टूडियो में आने के लिए, और आप हमेशा आते रहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों पर हमारी बातचीत चलेगी। और 24 आवर्स टीवी की तरफ से हम एक फैसला लिए हैं, ऑल इंडिया मिल्लत फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम में आप शामिल होने वाले हैं, आपके साथ बड़े बड़े दिग्गज लोग शामिल होने वाले हैं। इस प्रोग्राम को कवरेज 24 आवर्स टीवी एक्सक्लूसिव कवरेज करेगा, ये हमारा फैसला है। हमारी टीम आपके साथ है। आपका जो ये नेक सोच, आपका जो ये नेक काम है, उसके साथ हमारी टीम हमेशा है। कोई भी काम जो लोगों के हित में हो, जो लोगों में आपसी प्यार बांटे, या जो लोगों कौम या मज़हब के नाम से नहीं पर इंसानियत के नाम से जो काम करता है, उनके साथ 24 आवर्स टीवी हमेशा होगी। और ख़ासकर आपके प्रोग्राम में 24 आवर्स टीवी का हमारा एक टीम पूरा कवरेज देगा। और ये हमारे सारे दर्शकों के लिए यही मैसेज है, देखते रहिएगा 24 आवर्स टीवी। नमस्कार। आज के हमारे अनुष्ठान এই পর্যন্তই। देखते থাকবেন 24 आवर्स टीवी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं 24 आवर टीवी का, जिन्होंने आज अपने इस स्टूडियो में मुझे बैठने का मौका दिया।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूं कि न्यूज़ 24 अपनी सच्चाई में कामयाब रहे और इसी तरह पूरे हिंदुस्तान लेवल पे नेशनल चैनल में इनका भी शुमार हो। मैं ये दुआ करता हूं कि आप दिखाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।